अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नोवेल के न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नोवेल को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मौसूल हो जाया करे। बाप 3, पहला तासुर, पहला तारुफ। मोहब्बत साबिर होती है, मोहब्बत मेहरबान होती है। ये हसद नहीं करती, शेखी नहीं बगाती, मगरूर नहीं होती, ये तुष नहीं होती, खुद शनास होती है। जल्द गुस्सा नहीं करती, गलतियों का हिसाब नहीं करती, बदी में खुशी में नहीं होती, सिर्फ सच में तस्कीन पाती है। हमेशा हिफाजत करती है, हमेशा भरोसा करती है, हमेशा उम्मीद रखती है, हमेशा साबित कदम रखती है। मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, मगर जो पेश गोइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो जबानें हैं वो खामोश करा दी जाएंगी और जो इल्म है वो दम तोड़ जाएगा। अहदनामा जदीद, इंजील मुकद्दस। मरहूम जुल्फिकार यूसुफ के छोटे बागीचे वाले घर में इस रात किसी त्योहार की रौनक बिखरी थी। गोल मेज के गिर्द सादी की वालदा और बहन भाई के अलावा वादे के मुताबिक फुप्पो और दादा भी थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। बड़े अब्बा नुदरत को खानदान में किसी का किस्सा सुनाते हुए इस बात को अपनी माजी की किसी याद से जोड़ते पीछे चले गए थे और अब कोई लंबी सी मिसाल दे रहे थे। बड़े अब्बा असल में इम्तिहानी पर्चों में दी गई इस हिदायत पर अमल करते हैं जो कहती है मंदरजा वाला तस्वीर को मिसालों से वाज़ेह करें। वो साथ साथ इनकी हर बात पे तबसरा भी कर रहा था। बड़े अब्बा ने कोई तवज्जो न दी। जुमर अलबत्ता मुस्कुराहट दबाए खाना खाती रही। हुनैन कदरे लाताल्लुक बैठी रही, सिर्फ जुमर से खा रही थी। वो जब पता चला कि भाई ने गुर्दा दिया है तो आ गई। अब भाई अच्छा हो गया। और सैम अपने भाई के खाने और बोलने के अंदाज की भरपूर नकाली की कोशिश में पुरजोश सा लग रहा था। फुप्पो में इस दफा सेकंड आया था एग्जाम्स में। मेहमान के सामने तो वो आवाज को इतना मासूम और शर्मीला बना लेता था कि हुनैन ने ताज्जुब से घूरा, मगर वो कहे जा रहा था। और जो लड़का थर्ड आया है वो मुझसे आगे बैठा था और पर्ची बनाकर मुझसे पीछे वाले को नकल करवा रहा था और मैंने इसे सेम यूसुफ। हुनैन ने इस्तेराब से पहलू बदलते टोका, अगर आप हमें अपनी बातों से कुछ देर मुस्तफीद ना करें तो कितना अच्छा हो। राज पुराने होने के साथ वजनी होते जाते हैं। इसके कंधों पे धरा बोझ और भी बढ़ गया। सैम ने उदासी से मुंह लटकाया, फिर जुमर को देखा। वो खाना खत्म कर चुकी थी और बावकार अंदाज में पीछे होकर बैठी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। सैम की आंखों में उम्मीद झलकी। पप्पो मैं बोलता रहूं? हाँ तुम बोलते रहो, जुमर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। वो ज्यादा पुरजोश होकर वही किस्सा दोहराने लगा। उन्हें सर झटक कर पानी पीने लगी। इसका अंदाज खिंचा खिंचा सा था। ये जुमर ने पहले भी महसूस किया था और अब तो सबने ही किया था, मगर सादी ने नजरअंदाज कर दिया। और जुमर तो वैसे भी मुतहम्मिल मिजाज और मेच्योर थी और इसने यूं जाहिर किया जैसे महसूस ही ना किया हो। और सैम के माथे के बाल नरमी से सवारते मुस्कुराकर इसको सुनने लगी। सैम को अब पिछली बात भूल गई थी। इसे नहीं फिक्र आन घेरा था। पप्पो भाई जब छोटा था तो कैसा था? सादी फ्रिज के दरवाजे को खोले खड़ा पानी की बोतल निकाल रहा था। इस सवाल पर फौरन पटा सादी जैसे कोई नहीं है पप्पो के लिए। इसने वाजे सैम को चिढ़ाया। हाँ मगर सैम की अपनी जगह है। जुमर ने सैम का हाथ थाम कर कहा। भाई जैसा कोई नहीं है, इसलिए सैम के जब शादी तुम जितना था तो मैं हुनैन जितनी थी और हम बेहतरीन दोस्त थे। हमारा स्कूल भी एक ही था और स्कूल जाने से पहले अपने अपने घर से हम एक ही कार्टून देखकर निकला करते थे। हमारे जमाने में सुबह 7 बजे पे टीवी पे कार्टून लगा करते थे। शादी बोतल हाथ में लिए वापस कुर्सी पे आ बैठा। उन्हें खामोशी से नुदरत के सामने बर्तन उठाने लगी। खाना खाया जा चुका था और वो मजीद जुमर के करीब नहीं बैठना चाहती थी और हमें गेम्स भी एक ही तरह के पसंद थे। जुमर शादी याद करके मुस्कुराते हुए बताने लगा। हम बर्फ पानी, ऊंच नीच, पकड़न पकड़ाई, टेलू एक्सप्रेस खेला करते थे और हम किंग और डार्क रूम और कोना कोना भी। और वो यू वीडियो गेम याद है, बतख वाली शादी, डक हंट? हम पिस्तौल से टीवी स्क्रीन पे फायर किया करते थे और उड़ती हुई बतखें गिर जाती थी। उन्हें ने एकदम सर उठाया। मैं साफ करते हाथ रुक गया। वो पिस्तौल अभी भी पड़ी है हमारे पास। बेख्तियार वो कह उठी। इस पर जुम्मन ने मुस्कुराकर इसे देखा तो वो एकदम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगी और इसमें सुपर मारियो भी थी और टैंक्स वाली एक गेम भी। और फुप्पो याद है हम घंटों बैठ कर
मोनोपोली खेला करते थे, मगर मैं मोनोपोली में हमेशा दिवालिया हो जाता था, क्योंकि फूफो इतनी अच्छी प्लानर थी कि सारी बेहतरीन जमीनें खरीद लेती और मैं ठहरा जज्बाती और नाकाम प्लानर मेरी गोद जेल में ही फंसी रहती। और साथ ही वो एक कार्ड गेम भी तो हम खेलते थे, रंग बिरंगे कार्ड जिन पर लिखे नंबर होते थे। जुमर ने याद करने की कोशिश की। हुनैन जो वापस आ बैठी थी, फिर से खुद पर काबू न रखती, बिना सोचे समझे बोली, वो ओनो थी, हमारे पास अभी भी पड़ी है। अच्छा, वाकई तुम्हें वो बहुत पसंद थी हुनैन, मुझे याद है। और तुम्हें यस्सु पंजू अक्कड़ बक्कड़ टाइप की गेम्स भी बहुत पसंद थी। जुमर अब रुख बिल्कुल हुनैन की तरफ मोड़कर बोली, तो हुनैन के लबों पे एक भोली वाली मुस्कुराहट आ ठहरी। और आपको ऐनक वाला जिन बहुत पसंद था। खैर, मुझे तो नसूर पसंद था, और नसूर के बारे में मैं अपनी फीलिंग छुपाने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। हुनैन की मुस्कुराहट और भी बड़ी। और आपको धुआं ड्रामा भी बहुत पसंद था, हमारे पास कैसेट्स थी इसकी, और आप हर दफा दाऊद के मरने के सीन पे उठकर चली जाया करती थी। ओ हुनैन, मैं तो ये समझने से कातिल हूँ कि ड्रामा निगार इसी किरदार को क्यों मार देता है जिसको हम बहुत पसंद कर देते हैं। ओहो, उन्होंने सर नफी में सर हिलाया। इन्हें जिस किरदार को मारना होता है वो आपको पसंद करने पे मजबूर कर देते हैं। फुप्पो, मुझे भी ओनो खेलनी आती है, क्या हम खेले? सेम से ज्यादा देर नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हुआ। हुनैन चूंकि फिर मुस्कुराहट धीमी हुई, जरा पीछे होकर बैठी। वो किस खुश में इतना बोले जा रही थी, भला खुद को डांटा। हाँ, ओनो खेलते हैं। दादी ने इसको बगौर देखते दरमियान का रास्ता निकाला। जाओ हना, ओनो ले आओ, मगर कार्ड में शफल करूंगा। याद है पुप्पो, हना अपने घुटनों के नीचे ड्राफोर के चारों कार्ड पहले ही छुपा लेती थी, इसलिए जाओ खाना, ओनो ले आओ, मगर कार्ड्स मैं शफल करूंगा। याद है पुप्पो, हना अपने घुटनों के नीचे ड्रॉफोर के चारों कार्ड पहले ही छुपा लेती थी, इसलिए मैं कभी भी नहीं जीता था। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं सारे गेम हमेशा हार जाता हूँ। इसलिए हना, तुम अपनी चीटिंग करने की सलाहियत से बाज रहना। मसनूई नाराजगी से इसने हुनैन को देखते हुए कहा। मगर हुनैन जुल्फिकार यूसुफ खान बिल्कुल साकित रह गई। शादी को बेयकीनी से देखती इसकी निगाहें पथरा गई थी। रंगत सफेद पड़ी जैसे वो कोई बर्फ का मुजस्मा हो। मैं चीटिंग नहीं करती भाई, इसने इतनी बेयकीनी से इसे देखते कहा था कि शादी की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्हें एकदम खड़ी हुई। जमर ने भी सर उठाकर इसे देखा। मैं कार्ड लाती हूँ। वो मुड़ गई। शादी फौरन इसके पीछे लिपका। आई एम सॉरी, मैंने ये मेरा मतलब नहीं था। वो शादी के कमरे में स्टडी टेबल के सामने खड़ी थी। जब वो इसके सामने आया, उन्हें सर हिलाकर झुककर दराज खोलने लगी। मुझे पता है तुम कभी चीटिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई नो। इसने कार्ड निकाले और दराज बंद करके सीधी हुई। वो इसी तरह फिक्रमंद सी अपनी बहन को देख रहा था, जिसकी रंगत हनूज सफेद थी। उन्हें, हमारा मसीहा सिर्फ एक शख्स होता है, और वो हम खुद होते हैं। मुझे पता है भाई, इसने सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर मुड़ी तो एकदम जंजीर हुई। शादी का लैपटॉप खुला पड़ा था। जमर के आने से कबल वो जो काम कर रहा था वो यूं ही रखा था। स्क्रीन पे नंबर चल रहे थे, ऊपर नीचे। हुनैन की आंखों की पतलियां सुकड़ी। ऐसे चेहरा जरा आगे किया, एक हाथ ने धप से लैपटॉप स्क्रीन की कीबोर्ड पे गिरा दिया। इसने चौंक कर भाई को देखा। ओनो को देर नहीं कराते गुनाह मिलता है, मगर वो यूं ही शादी को देखती रही। इसकी आंखों में उलझन, शक, सब कुछ था। भाई, आप क्या कर रहे हैं? मगर जुमर इधर ही आ रही थी। सादी, हाशिम कहते। इसने फोन पकड़ाया। सादी ने गड़बड़ा कर फोन थामा। चेहरे से वो खुशगवार तासुरात गायब हुए और इनकी जगह संजीदगी ने ले ली। जी ओके। इसने फोन बंद किया तो हुनैन तेजी से बोली, क्या कर रहे थे? मतलब इस दिन के लिए मुआवजत कर रहे थे? सादी लम्हे भर को रुका। हाशिम ने कहा था कि इसकी सेक्रेटरी की सुबह कॉल करके इसे मुलाकात का वक्त दे देगी, मगर चूंकि इसका फिलहाल हाशिम से मिलने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इसने हाँ कहकर बात खत्म कर दी। अब गेम शुरू करें, मैं आती हूँ। वो वहां से निकल आई। अपने पीछे इसे सादी और जमर बातें करते राहदारी में आगे जाते महसूस हुए, मगर वो अपने और सेम के मुश्तरका कमरे में आई, जहाँ आज पुप्पो और इसे रहना था। दरवाजा बंद किया, अलमारी खोली। कपड़ों का माउंट एवरेस्ट आज नहीं गिरा, क्योंकि सुबह अम्मी ने अलमारी जमाई थी। वो जूतों के खाने में झुकी, चंद डब्बे बाहर निकाले, फिर हाथ डालकर कोने में रखा एक नन्हा मखमली डब्बा निकाला। सुनहरी मखमल का वो डब्बा खोलने से पहले इसने बहुत देर सोचा, इतनी देर के हाथ छल हो गए, और फिर इसने खोल ही लिया। अंदर सुनहरे मखमल पे एक सुनहरी चेन वाला लॉकेट रखा था, मगर किसी ने सोने चांदी की जगह इस जंजीर में से हीरे की शक्ल का स्टोन पर दिया था, जिसके ऊपर सुनहरी हुरूफ में एंड्स एवर आफ्टर कुनंदा था। ये शादी की चेन का जुड़वा था। इसने जंजीर को होले से छुआ, मगर फिर हाथ हटा लिया, जैसे करंट के नंगे तार को छू लिया हो। सर झटक कर डब्बा बंद किया। इसे फेंकने वाले अंदाज में निचले खाने में
डाला, जूते के डब्बे अंदर रखे और जोर से अलमारी बंद की। गहरी सांस लेकर वो उठी तो इसने फैसला कर लिया कि वो भाई को हाशिम वाली बात बता देगी। आखिर हाशिम भाई ही तो थे, कोई गैर तो नहीं थे। भाई समझ जाएगा इसलिए वो बता देगी, मगर कब, ये हुनैन अभी तय नहीं किया था। दश्त तलब भी क्या कोई शहर तिलिस्म है। जवाहिरात का अंदाजा हमेशा की तरह दुरुस्त था। नौशेरवा दोस्तों की तरफ नहीं गया था, वो इस रौनक मार्केट में आ गया था जहाँ रात 20 दिन का समा थी। जो नेटो कंटेनर्स आजकल लूटे जा रहे थे, इनका सामान यहाँ कौड़ियों के भाव बिक रहा था। पठान और मकामी दुकानदार इस बात से कतई बेनियाज के वो जो बेच रहे हैं वो बेहद कीमती है, ब्रांडेड अशिया हैं। बहुत मजे से भाव ताव में मसरूफ थे। नौशेरवा ने कार कहीं दूर खड़ी की थी और अब वो जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। साथ साथ इसके मतलाशी निगाहें आसपास चेहरों को गूंज रही थी। इसी तलाश में वो आगे चलता गया। काफी देर बाद ड्राई फ्रूट की एक सामने से दुकान खुली के सामने वो रुका। चंद सानिये पतलियां सुखेड़ कर दुकानदार को देखता रहा, जो साफी से अशिया झाड़ा था और फिर आगे आया। जी साहब, ताजा ड्राई फ्रूट है। दुकानदार इसको देखकर कपड़ा रखता जल्दी जल्दी अपनी अशिया की खसूसियात गिनवाने लगा। नौशेरवा ने पहले 2 फिक्रा तो बेजारी से सुनी, फिर बात काट कर बोला, 40 ग्राम चाहिए बस। मगर कौन सा? तुम्हें पता है मुझे क्या 40 ग्राम चाहिए? इसकी आंखों में देख कर दृष्टि से बोला तो दुकानदार के अल्फाज हलक में अटक गए। इसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर रंगत मुतगय्यर होती गई। साहब, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसे काम नहीं करता। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, माल दो तो मैं जाऊँ। वो बिगड़े तासरात से बोला, देख भाई, मेरी एक जेब में पिस्तौल है और दूसरी में बटवा। मैं तुझे कौन सी जेब दिखाऊं जो तेरी तू मेरी बात सुनेगा? कहते साथ इसने शर्ट का किनारा तिरछा किया और पहली जेब में और था पिस्तौल जरा सा झुलका। दुकानदार ने हाथ उठाकर सरस बात में हिलाया, गुलाबी वाले कायदे आजम चलेंगे, अंदर आओ और बताओ कौन सा चाहिए। नौशेरवा से जाइए मुस्कुराया और उसके पीछे अंदर चला गया। जिस वक्त वो घर वापस आया, हाशिम लाउंज में नींद दराज था, यूं के पाँव मेज पे रखे थे और सोनिया इसके सीने पे सर रखे तिरछी लेटी हाथ में आईपैड पकड़े गेम खेल रही थी। वो एक हाथ से सोनिया के नर्म से बाल सहलाता, दूसरे में पकड़े मग से घूंट भरते टीवी देख रहा था। बाबा मेरा गेम देखे ना, वो खफा सी बोली। हाशिम ने एक नजर स्क्रीन पर डाली, इतनी देर से तो इन लंबी नाकों वाले परिंदों को देख रहा हूँ, अब तो मुझे इनकी शक्ल भी याद हो गई है। मुस्कुराहट दबा कर कहता वो फिर से टीवी देखने लगा। आपको मेरा कोई गेम समझ में ही नहीं आता। वो मुसलसल स्क्रीन पे उंगलियां चलाती कह रही थी, मैं इस तरह की गेम नहीं खेला करता था सोनी, और जो मैं खेलता हूँ वो मैं हमेशा जीतता हूँ। शेरू मेरे साथ सब गेम खेलता है। हाँ, शेरू और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क ही नहीं है। हाशिम ने टीवी को देखते झुक कर इसके बाल चूमे। क्या सोनी को पता है वो मामा के साथ छुट्टियों पे नहीं जा रही? हूँ, वो गेम में मसरूफ थी। गुड, मेरे दो एक काम खत्म हो जाए फिर बाबा और सोनी छुट्टियों पे जाएंगे। ठीक, और शेरू भी जाएगा और मामा भी और पाप मम्मी भी। मामा के अलावा सब जाएंगे। मामा के साथ सोनिया सर्दियों पे चली जाएगी। ओके, इसने सर हिला दिया। गेम मुश्किल होता जा रहा था, तभी हाशिम की निगाह अंदर आते शेरू पे पड़ी, जो निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हाशिम ने इसे पुकारा, हो सकता है कल शादी आए, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ हो तब। नौशेरवा पहले जीने पे रुका, मुड़ा नहीं, आहिस्ता से कहा, ओके, कैसा है सरमत, और इसके भाई के केस का क्या बना? बगौर इसे देखते हुए मग से घूंट भरा। इसे भी जवाहिरात की तरह यकीन नहीं था कि शेरू दोस्त के पास नहीं गया था। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। वो निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियां चढ़ता गया। हाशिम ने भी बहस नहीं की। अंदर आकर इसने दरवाजा लॉक किया और स्टडी टेबल तक आया। जेब से पैकेट निकाल कर मेज पर रखा। इसमें अजीब सी नन्हे नन्हे से टुकड़े थे। कुर्सी खींच कर बैठते इसने दराज से खाली सिगरेट निकाली, इसमें पैकेट में रखी मंशियात मसल कर भरने लगा। ये करते हुए इसके हाथ में जरा सी लर्जिश थी, पेशानी पे पसीना भी था। लाइटर जलाकर सिगरेट के किनारे को सुलगाया और दूसरा किनारा लबों से लगाया। सांस अंदर खींची, आंखें बंद की। कड़वा मादा अंदर उतरता गया। सांस बाहर खारिज की तो धुएं के मरगोले हर तरफ बिखर गए। इसका दिमाग हल्का होता गया, हर शे से हल्का, हवा से भी हल्का। नाश्ते के बाद तैयारी की अफरा तफरी पूरे घर में फैली थी। सैम भाग भाग कर स्कूल तैयार हो रहा था, शादी, ऑफिस और जमर कोर्ट के लिए। वापसी पे इसने बड़े अब्बा को लेकर अपने घर जाना था, सो वो सबसे ज्यादा सुकून से बैठे थे। हुनैन इनके करीब बैठी लोहार में से कुछ सुनाती, साथ साथ तबसरा भी किए जा रही थी। जब समर इधर आई, हुनैन की बोलती जबान जरा धीमी हुई। अलर्ट से होकर बैठी जमर भी साथ आ टिकी। हुनैन ने इसे नजरअंदाज किया। मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करने का इरादा है हुनैन? जो कर जूते की स्टेप बंद करती
वो साथ बैठी नरमी से पूछने लगी। हुनैन ने तने तासरात कदरे नर्म हुए। लिटरेचर में या अरबी में अभी फैसला नहीं किया। फिर रुकी और इजाफा किया, बैचलर्स में भी लिटरेचर रखा था ना? ये तो अच्छी बात है, तुम इतनी ज़हीन हो, कुछ भी कर लोगी। वो अब झुकी हुई दूसरा जूता बंद कर रही थी। हुनैन जरा सा मुस्कुराई, साथ ही वो लहार के कोने को आदतन नाखून के अंदर रगड़ रही थी। मगर मुझे याद है तुमने एफएससी में बोर्ड में पोजीशन ली थी और एंट्री टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर थे, टॉप मेरिट बनता था तुम्हारा, फिर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं लिया एडमिशन? हुनैन की मुस्कुराहट मदम हुई। इसने सर उठाकर जमर को देखा। वो सिर्फ बंद करके उठ ही रही थी। लोगों को पता भी नहीं चलता और वो गर्दन दबा जाते हैं। अचानक से दिल पलट गया तो बीए में दाखिला ले लिया। दिल तो कभी भी पलट जाता है ना फूफो। इसका अखबार का किनारा रगड़ता नाखून मजीद तेज हो गया। सर झुकाकर वो बड़े अब्बा को कोई दूसरी खबर सुनाने लगी। अलबत्ता अब इनके अंदाज सुस्त थे। जमर ने जाते जाते मुड़कर इसे देखा। ये आखिरी फिक्रा कहते इसकी आवाज में न तंज था न तलखी, बस अजीब सी उदासी थी। वो राहदारी से गुजरकर शादी के कमरे के दरवाजे तक आई थी तो वो आईने के सामने खड़ा नजर आ रहा था। खाला रखड़े हुए जो ऊपर कप खड़े थे और वो टाई की गिराह लगा रहा था। जमर जरा सा मुस्कुराई। दरवाजा खोलने से बजाय तो तुम्हारा कोई ऑफिस भी है? गिरा खींच कर ऊपर ले जाते वो खपकी से पलटा और कॉलर दुरुस्त किए। 2 साल में पहली दफा छुट्टी ली, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते की। और बहुत से चपरासी तक हर बंदा गुजरते गुजरते ताना दे जाता है, आप तो ऐसे मत करें। ओ, और इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली? शादी चुप हो गया। जज पे आखिरी दिनों में प्रेशर डालना था, मामू को निकलवाना था, हाशिम भाई का लैपटॉप हैक करना था, जिसका मौका आपकी तरफ से मिल ही गया और अब इन फाइल्स को खोलना है। मगर छुट्टी खत्म, ये सब सिर्फ सोचो। जब बोला तो महज इतना कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था, इसी को मुकम्मल करना था। चलो फिर वीकेंड एंड पे मिलने का प्लान करते हैं। जी आप तो शादी में नहीं आएंगी ना? इसने सरसरी सर्जिकल छेड़ा। वो जो मुड़ने लगी थी चौंक गई। किसकी शादी? अब पूरा रिश्ता मालूम नहीं, मगर जिस लड़की की शादी है वो हमारा भी रिश्तेदार है और इस हम्माद का भी। हम्माद और किरण इसलिए तो आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी होंगे शादी पे और किरण कारदार खानदान को बिलखसूस बुलवाएगी। वो सब भी होंगे तो इधर आप हम्माद का सामना नहीं कर सकेंगी, मुझे पता है, इसलिए आपका कार्ड इधर आया। तो मैंने अम्मी से कहा कि पप्पू को ना भेजे, वो नहीं आएंगी। जमर के लब भेजे और आंखों की पुतलियां सुखड़ी। सीने पे बाजू लपेट कर इसे तंदी से कहा, और तुम्हें क्यों लगा कि मैं इसका सामना नहीं कर सकती? आप नहीं कर सकती, तभी तो खानदान में किसी तकलीफ पे नहीं जाती। फिर आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बहुत समझदारी से इसने कहा, मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वक्त नहीं मिलता और वीकेंड पे वक्त होगा फिर। वो तेजी से बोला। जमर ने बेदहानी से हाँ कहा तो इसने तेजी से पूछा, मतलब आप चलेंगी? मैं देखूंगी। वो रुक कर बोली, फिर खड़ी देखी, ऐसे अब चलना था। वो निकली तो शादी मुकम्मल तैयार होकर निखरा निखरा सा बाहर निकला। लाउंज में बस बड़े अब्बा थे, उन्हें सोने चली गई थी। उन्होंने इसे सवालिया नजरों से देखा। वो तकरीब पे जाने के लिए मान गई। बिल्कुल मुस्कुराकर कहते इसने चाय का कप उठाया और सामने बैठा बड़े अब्बा ने ताज्जुब से इसे देखा। तुमने कैसे राजी किया इसे? मैं कहता तो कभी न मानती। अब आपके पास सादी यूसुफ जैसा दिमाग थोड़ी है। घूंट भरते वो मुस्कुराया, फिर किचन की तरफ रुख करके आवाज लगाई, अम्मी आप नाश्ता लाहौर से ला रही हैं या किचन से? किचन से। मैंने जूता फेंकना है तुम्हारे कद का लिहाज किए बगैर। वो ट्रे उठाए मसनूई खफगी से बोलने आ रही थी। सादी ने अफसोस से दादा को देखा। कोई मानेगा कि ये खातून मेरे पीछे मेरी बहन भाई को मेरी मिसालें देती हैं? मुझे पता है अच्छे से। जल्दी जल्दी का शोर इसलिए मचाते हो कि नाश्ता आधा करना पड़े। अब अगर तुमने ये खत्म ना किया ना शादी तो मुझे अम्मी ना कहना। वो सामने बैठे हुए इसकी शिकायत दादा से लगा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बस सुन रहे थे। वो सामने बैठते हुए इसकी शिकायत दादा से लगा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बस सुन रहे थे। सादी ने हस्बे आदत बस थोड़ा सा खाया, फिर हाथ साफ करता उठा और बहुत मताना से माँ को मुखातिब किया, अच्छा नुदरत बहन, अल्लाह हाफिज। और इससे पहले कि वो वाकई इसके कद का लिहाज के बगैर एक हाथ झड़ देती, वो बाहर निकल चुका था। वो सारा ऑफिस के लिए तैयार कार का दरवाजा खोल रही थी। जब गेट की घंटी बजी इसने मुड़कर देखा। गेट ऊंचा था, यहाँ से मालूम नहीं होता था कि बाहर कौन है। वो चाबी दरवाजे में छोड़कर बैग कार की छत पे रख कर गेट तक आई और इसे खोला। आधा दरवाजा खुलते ही हाथ हटक कर रुक गए। बाहर फारिस खड़ा था, टी शर्ट जीन्स, छोटे कटे बाल, संजीदा गहरी नजरें और सपाट चेहरा। सारा ने बाकी दरवाजा सुस्तरवी से खोला। फारिस कोई नादीदा लट कान के पीछे उड़ती वो एक तरफ हटी।
चेहरे पे तजबजब सा डर आया था। सरसरी से सवाल किया, अलबत्ता इसको देख गहरी नजर से रहा था। वो हूँ मैं जरा सा सर हिला कर मजीद एक जाने भूवी, मेरा इतनी सुबह आना अच्छा नहीं लगा या आना ही। इसकी हिचकिचाहट के बायस वो जरा सा सर्द सा बोला, सारा के चेहरे पे शर्मिंदगी उभरी, ऐसा नहीं है, आओ बच्चों से मिलने चला आया था मैं। वो वहीं खड़ा रहा, सारा भी इधर ही खड़ी रही, मगर इससे निगाह नहीं मिलाई। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं, बस हम निकलने ही वाले थे। साथ ही इसने घड़ी देखी, जैसे जल्दी में हो, यानी किसी और वक्त आऊं। इसके चेहरे के बदलते रंग बगौर दिखते वो खुश अंदाज में कह रहा था। सारा ने इस्तराब से चेहरा उठाकर इसे देखा। तुम आ सकते हो फारिस, मगर ज्यादा नहीं हूँ। वो इसके तासरात पड़ रहा था। तो आपके ख्याल में वारिस को मैंने कत्ल किया है? ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है तुम्हें फंसाया गया है। यकीनन तुम्हारे दुश्मन बहुत होंगे और मेरा इधर आना आपके खानदान के लिए खतरे का बायस बन सकता है। मैं समझ गया, आइंदा दूर रहूंगा। सर हिलाकर वो यूं कह रहा था जैसे वाकई समझ गया हो। सारा ने दुख से इसे देखा। फारिस, आई एम सॉरी, मगर मैं पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास मेरी बेटियों के अलावा कोई नहीं है, मैं इनको किसी भी खतरे में डाल सकती हूँ। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। कहा न समझ गया, अब मिल लूं या जाऊं? नहीं, आओ प्लीज। वो अब के वाकई पीछे हटी और अंदर की तरफ बढ़ी। वो चंद लम्हे जब से इसे आगे जाते देखता रहा, फिर सर झटक कर पीछे हो लिया। फारिस सीन, हर हकीकत फरेब लगती है जब कोई इतबार खो बैठे। स्टडी रूम में खामोशी फैली थी। नौशेरवा भी इसी खामोशी का हिस्सा बना, लबों पे मुट्ठी रखे मेज के इस तरफ बैठे हाशिम को देख रहा था, जो बहुत दिमाग से फाइल के सफे को पढ़ रहा था। इसे आज ऑफिस से देर से जाना था, इसलिए वो रात वाले लिबास में था। तीसरी दफा पूछ रहा हूँ, शादी कब आएगा? वो बेजार होने लगा तो मुकद्दस खामोशी को तोड़ा। हूँ। हाशिम ने सफा पलटा, पे निगाह उठाकर इसे देखा। क्या इसके इंतजार में तुम तमाम रात नहीं सोए? इसने शेरू की हल्की गुलाबी आंखों को देखकर कहा। शेरू का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, रंगत जरा फीकी हुई। सोया था, मगर बहुत देर से। इसने गड़बड़ाकर कहा। फिर बगौर हाशिम के तासरात देखे वो फिर से फैल में मसरूफ हो गया। लाख चाहते से ही इतनी जल्दी हाशिम को शक नहीं हो सकता था कि वो फिर से ड्रग्स में आ गया है। मोबाइल बजा। हाशिम ने उंगली से बटन दबाया और बोलो कहते हुए फाइल का दूसरा सफा पलटा। इसके पास इतनी फुर्सत भी न थी कि मोबाइल कान से लगा था। इसकी सेक्रेटरी की आवाज गूंजी, सर मैंने सादी यूसुफ को कॉल की थी, वो रुक गई। हाशिम ने पेन से इस सफे पे कुछ अंडरलाइन किया। हलीमा, मैं अगले कितने मिनट तुम्हारे बोलने का इंतजार करूंगा? सॉरी सर, उन्होंने कहा, वो मसरूफ हैं, इनको अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। आज तो मुमकिन है अगले हफ्ते में इनको दोबारा कॉल करके पूछूं। अगर वो रुकी फिर जल्दी से बोली, अगर हाशिम भाई को मुझसे मिलने का इतना ही शौक था। ओके। हाशिम ने बटन ऑफ किया और सफे पर दो अल्फाज के गिर्द दायरा लगाया। वकालत सारा अल्फाज का खेल ही था। शेरों के माथे पर बल पड़ गए। एटीट्यूड देखा आपने इसका? बदतमीज इंसान खुद को समझता क्या है? हाशिम ने थकावट से सरनफी में हिलाकर शेरू को देखा। तुम कब दानुल सतूर बातें पढ़ना सीखोगे नौशेरवा? वो जो भपरा हुआ आगे होकर बैठा, कुछ और भी कहना चाहता था। हैरत से रुका इसकी इस बात का। और क्या मतलब? क्या तुम शादी को नहीं जानते? वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो मुझसे मुलाकात को टाल रहा है। मगर वो क्यों टालेगा? जब इसको कोई मुतमन सबूत मिलेगा तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। साफ बात है, इससे मेरी फाइल्स नहीं खुली। बगैर सबूत के वो मेरा सामना नहीं करना चाहेगा और फाइल्स को खोलने के लिए इसे वक्त चाहिए, और अगर इसने फाइल्स खोल ली, नहीं खुलेंगी। हाशिम ने इत्मीनान से कहते हुए वो फाइल स्टैंडर्ड पे रखे पलांदे पे डाली और लैपटॉप अपने करीब। शादी कभी भी कंप्यूटर के साथ अच्छा नहीं था। मेरे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को वो अपनी किसी डिवाइस से रिमोटली एक्सेस तो कर सकता है, मगर फाइल्स पे लगे ताले खोलने के लिए वो ऐसे प्रोग्राम्स इस्तेमाल करेगा जो ताला तोड़ नहीं सकते। मगर इसमें बारी बारी हजारों चाबियां लगाकर देखते हैं कि शायद कोई चाबी लग जाए, और जब आधे सफर में भी ताला नहीं खुलता तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार शख्स जोर जोर से चाबी घुमाता है। और इसके बाद पता है क्या होता है शेरू? वो हल्का सा मुस्कुराया। गलत चाबी ताले में टूट जाती है और टूटी चाबी वाला लॉक फिर सही चाबी से खुलने के काबिल भी नहीं रहता। और अगर तुम्हारी गुलिस्तान शादी खत्म हो चुकी है तो मैं काम कर लूं? शेरू माथे पे बल लिए उठा, मेज पे धरा अपना मोबाइल भी उठाया। इधर से अपने मोबाइल को देखा, इधर हाशिम ने इसकी निगाहों को। फिर हाशिम ने संजीदगी से हाथ बढ़ाया, फोन दो। शेरू ने नासमझी से फोन इसे पकड़ाया। हाशिम ने स्क्रीन को चंद दफा दबाया। ये शादी का नंबर है। स्क्रीन शेरू को दिखाई और फोन पे अपने सामने कर लिया, और ये हो गया शादी का नंबर डिलीट। दोबारा स्क्रीन दो लहराई। नौशेरवा का मुंह खुल गया। भाई, मगर तुम मेरी स्टडी से निकल कर इसे कॉल करने और इस पे गुस्सा करने का सोच रहे थे ना?
बिल्कुल भी इनकार मत करना। और मुझे मालूम है तुम इसका नंबर कहीं से दोबारा भी ले सकते हो, मगर मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने शादी को छेड़कर मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारे साथ कितनी सख्ती से पेश आ सकता हूँ। इसका फोन अपने दराज में डालते हुए वो कतैयत से कह रहा था। शेरू ने खफगी से इसे देखा, फिर ओके कहकर मुड़ गया और नाश्ते के लिए जाते हुए फियोना से कह देना कि आज के सारे खाने तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचाए, क्योंकि आज के दिन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। और कोई दूसरी किताब खोलते हुए कह रहा था। शेरू हक्का बक्का सा पलटा। मैं 25 साल का हूँ भाई, इसने एहतजाजन दबा दबा सा कहा। और मैं 37 साल का। क्या मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत है कि तुम आज के लिए ग्राउंडेड हो? आईब्रो उठाकर एक सख्त निगाह इस पे डालते हाशिम ने पूछा। शेरू के आसाब ढीले पड़ गए। सॉरी भाई, मैं इसे अप्रोच नहीं करूंगा और मैं इस बात पे कल सुबह यकीन करूंगा। फियोना से कहो मेरा नाश्ता यहीं पहुंचा दे, मैं ऑफिस से देर से जाऊंगा। शेरू ने मुंह बनाकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके निकलते ही हाशिम ने इस बंद दरवाजे को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सर झटका। ये कब बड़ा होगा। वापस किताब की तरफ मुतवज्जा हुए। वो लम्हा भर को रुका, चेहरा उठाकर इधर उधर देखा। स्टडी के डेस्क, किताबें, लैंप, एक अजीब सी नोस्टैल्जिया ने हाशिम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किताब परे करके इसने पीछे टेक लगाई और कलम हाथों में घुमाते इन दरो दीवार को देखने लगा। इसकी आंखों में गहरी सोच थी। फिर इसने अपना मोबाइल निकाला और जिसे रेत में दबा कोई गुमगुश्ता संदूक ढूंढ रहा हो। शादी का नंबर तलाश किया, फोन कान से लगाकर वो घंटी जाते सुनता रहा। जी हाशिम भाई। वो आज भी इसकी कॉल रिजेक्ट नहीं कर सकता था। हाशिम के लबों पे मुस्कुराहट धर आई। तुमने आने से इनकार क्यों किया? वो दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रहा। आज ऑफिस दोबारा स्टार्ट किया है ना, तो अभी निकलना मुश्किल होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ। वो नरमी से बोला। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं हाशिम भाई? क्योंकि मुझे लगता है तुम बदल गए हो, वक्त बदल गया है। वो मोहताज सा बोल रहा था। हाशिम ने 2 उंगलियों से आंखें मसली, नाक की हड्डी को चुटकी में लिया, फिर गहरी सांस ली। वक्त भी वही है, मैं भी वही हूँ और तुम भी। शायद हमारे दरमियान कोई गलतफहमी आ गई है, मैं वो दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, इसे तो यकीन था। हाशिम खामोश हो गया। चल लम्हे स्टडी की खामोशी इन दोनों को बोलने पर मजबूर करती रही, मगर दोनों चुप रहे। शादी, क्या हम वापस जा सकते हैं अच्छे वक्तों में वापस, जब हमारे दरमियान ये 2 मायने बातें नहीं हुआ करती थी? तुम रात के 1 बजे भी मेरी एक कॉल पे चले आते थे। जब तुम मुझे हाशिम भाई कहा करते थे तो दिल से कहते थे क्या कोई रास्ता बचा है शादी? शायद नहीं। हाशिम ने मोबाइल बंद करके मेज पे डाल दिया। स्टडी की तरफ दीवार फिर से बोलने लगी। इसकी समातों में अच्छे वक्तों की बात कर सुनाई देने लगी। वो मुश्किल इन सब को जहन से झटकता। हाशिम सीधा हुआ और किताब फिर से खोल ली। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में लैपटॉप के सामने सोच में गुम बैठा सादी अभी तक मोबाइल को तक रहा था। फिर वो भी हर चीज को जहन से झटकता सीधा और लैपटॉप करीब किया गया। गर्दन ऊंची करके आगे पीछे का जायजा भी लिया और फिर अपना प्रोग्राम देखा जो अभी तक चल रहा था। नाकामी दर नाकामी इसे शदीद फ्रस्ट्रेशन हुई। मुख्तलिफ अंदाज में चंद एक कीज दबाए प्रोग्राम से एक साथ 2-3 काम करवाने की कोशिश की और स्क्रीन पे जलता बुझता निशान जगमगाने लगा। इसने दोबारा छेड़छाड़ की और प्रोग्राम करप्ट हो गया। पार्टी की सारी मेहनत जाया चली गई। चाबी लॉक में टूट गई, सब बर्बाद हो गया। फाइल्स डैमेज हो चुकी हैं और अब कोई भी चीज इनको रिकवर नहीं कर सकती थी। इसने सर दोनों हाथों में थाम लिया और वो वाकई कंप्यूटर के साथ अच्छा नहीं था और वो बगैर सबूत के किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था। अब वो क्या करे? इसने सर उठाकर अपने ऑफिस को अजनबी नजरों से फीकी पड़ती रंगत के साथ देखा। दोबारा से हाशिम का कंप्यूटर नामुमकिन। अब तो हाशिम इसको अपने करीब भी न फटकने दे। और एक वक्त था जब इसने याद करने की कोशिश की अच्छे वक्तों की सारी कहानियां फिजा में आज भी अनमेंट रोशना सी लिखी थी। 7 साल पहले इशरत रफ्ता को आवाज दिया करती हैं हर नए लम्हे की दहलीज पे जाकर यादें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में मखसूस खामोशी थी। बाहर उतरती शाम की सरसराहटों में अंदर कागज पे कलम घसीटने की आवाज मुदखम हो रही थी। तमाम तलबा गौर से सुनते या सुनने की अदाकारी करते लेक्चर की जाने मुतवज्जे थे। जो लेक्चर का इख्तिताम करते हुए हस्बे आदत कह रही थी, मेरा ख्याल है मेरी इतनी लंबी तकरीर आप में से बहुत सौ की समझ में आ गई होंगी और अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो चंद एक की समझ में नहीं आई। इसलिए वो चंद एक भी या इम्तिहानात से कबल मेरे पास फारिग वक्त में आकर अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर ले और अगर आपने ऐसा ना किया तो अपने रिजल्ट की खराबी की तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ आपके कंधों पे होंगी। राइट?
नरमी से मुस्कुरा कर कहती ज़मर। यूसुफ की आंखें पूरी क्लास पे मरकूज थी और इस नरमी में भी आधे कीचड़ में बंधे घुंघरियाले बाल, शफाफ जलनाक में सोने की बाली की तरह नत, और हाँ, अभी आंखों के गिर्द एक और दो झुर्रियां भी नहीं पड़ी थी। चंद एक तलबात ने हाथ बुलंद किए, कंफ्यूजन क्लियर की। वो तहम्मुल से जवाब देती रही और ऐसा करते हुए इसकी निगाह हॉल के एक एक चेहरे से गुजरती सजनबी शनासत चेहरे पे ठहर सी गई। लबों पे मबहम सी मुस्कुराहट वाला वो शख्स इस इवनिंग क्लास में 4 रोज से आ रहा था, और हर दफा इसे देखकर लाशऊर में कोई एहसास जागजी होता जिसे वो इसे कहीं देख चुकी है, मगर वो शऊर इस चेहरे को किसी नाम के साथ फिट नहीं कर पा रहा था। सो वो नजरअंदाज करके क्लास बर्खास्त करने लगी। स्टूडेंट्स एक के बाद दीगरे उठकर जाने लगे। ज़मर ने मेज से अपनी चीजें समेटी, इनको तरतीब से मैं बैग के मुख्तलिफ खानों में रखा। नफासत से फाइल और किताबें जोड़ी, बैग कंधे से लटकाया और सर उठाया तो वो शख्स सामने खड़ा था। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वह सर झुका कर बैग की जिप बंद करते हुए बोली। मेज की चमकती सतह में इसका एक्स दिखाई दे रहा था। लंबा चौड़ा, काफी स्मार्ट, 28-29 साल के लगभग, हल्की आंखों और छोटे कटे बालों वाला वो शख्स। मैं कर दूं आपकी मदद? इसने नरमी से कहा, मगर लापरवाही का आंसर गालिब था। जुमर ने बेख्तियार सर उठाकर देखा। सॉरी, मैं माइग्रेट होकर इधर आया हूँ। उंगली से कान की लो मसलता वो इधर उधर देखता कह रहा था। इसका अंदाज गुस्सा दिलाता था, वरना कोई ऐसे बात करता तो शायद इसके सर पे लग जाती। तो 4 दिन से आप मुझे देखकर, जरा हाथ से इशारा किया, जरा कंफ्यूज है, यू नो। समर ने मुश्किल ताज्जुब छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं अगर आप हम पहले मिल चुके हैं। अभी तक मेरे रजिस्टर में आपका नाम भी नहीं पहुंचा, शायद कई साल पहले, अब तो याद भी नहीं। मैं फिर जरा से शाने उचकाए। जमर भर से खड़े इसको देखती रही तो वो जरा सा मुस्कुराया। मैं फारिस गाजी हूँ, शादी का मामू। जमर के भेचे आईब्रो ढीले पड़े, ओह मैं सुकड़े चेहरे पे पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी उभरी। ओ आई एम सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना। मैं शायद आपसे मिली भी नहीं कभी, मगर आपको कैसे पता मैं शादी की? सिंपल, इसने कंधे झटके। शादी ने बताया कि आप शाम में इधर पढ़ाती हैं और सुबह सऊद राना के चैम्बर में होती हैं। ओ मगर इसने मुझे नहीं बताया। मेरा मतलब है आप शादी के वही मामू है ना? जो वो गड़बड़ा कर रुकी। जी वही, जो सौतेला है। और फिर जरा सा मुस्कुराया। जुमर के रुखसार गुलाबी हुए। नहीं, मेरा मतलब था वो जो IB इंटेलिजेंस में होते हैं और कहीं सिंध वगैरह में पोस्टेड थे, क्योंकि शादी के नीचे वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। क्योंकि शादी के नेब वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। जी मैं कई साल से इधर था, इसी हफ्ते आया हूँ। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। राहदारी में एक सतून के साथ खड़े होकर जुमर ने इसकी रुख करते पूछा, तो आप मेरी क्लास में कैसे? डोंट टेल मी, हमारी क्लास में आप किसी की जासूसी वासूसी करने आए हैं? इस बात पर फारिस हंस पड़ा, फिर नफी में सर हिलाया। मैं जासूस नहीं हूँ, जासूसों का डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं यूं हूँ जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, हम मुख्तलिफ केसेस पे काम करते हैं। हाँ, इधर पढ़ने आया हूँ मैं। वो गर्दन जरा झुकाकर आदतन नाखून से कान रगड़ता कह रहा था, साथ में शायद वो चिंगम भी चबा रहा था। तो क्या नौकरी छोड़ दी? नौकरी के लिए तो पढ़ रहा हूँ, पहले ज्यादा पढ़ बढ़ नहीं सका था, छोटी पोस्ट पे भर्ती हुआ था। अब तरक्की तो मिलती रही है, मगर लॉ की डिग्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। फिर रुककर जुमर का चेहरा जांचा। क्या आपके वालिद ने नहीं बताया कि किस तरह वो नौकरी और नौकरी से पहले मेरी मदद करते रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को खामोश तोहफों की आदत है शायद। जुमर ने मुस्कुराकर गहरा सांस ली। बुरे वक्तों में उन्होंने कर्ज दिया मुझे, एहसान था इनका। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है शादी के सौतेले, सॉरी छोटे मामू, आपकी तो अम्मी तो काफी वेल ऑफ थी। मुझे बाकी आपका फैमिली ट्री बिल्कुल भी याद नहीं है। ये भी नुसरत भाभी ने शायद कभी जिक्र किया था। जी, औरंगजेब कारदार मेरे मामू, वो वेल ऑफ है, मेरी अम्मी नहीं। कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए सिवाय नसीहतों के। फिर से बेनियाजी से शाने उठा रहा था। जुमर भी साथ ही हंस दी थी। फिर इसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओके फारिस, अच्छा, आपसे मिलकर आपको पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। अब तो मुलाकात होती रहेगी। वो अब रुखसत चाह रही थी, मगर इससे पहले कि वो पलटी, फारिस ने उस में पुकारा, क्या आप हाशिम की शादी में आएंगी? जुमर जाते जाते वापस हुई, नासमझी से आईब्रो उठाए। सॉरी, कौन हाशिम? ओह, क्या नुसरत आपा ने नहीं बताया? मेरा कजन हाशिम, इसकी अगले हफ्ते शादी है। उन्होंने शादी लोगों की पूरी फैमिली को बुलाया है, आप समेत।
जुमर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कंधे उचका दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आपके कजन को, लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो देखेंगे। फारिस ने सर हिलाकर गोया जाने की इजाजत दे दी। वो एक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ मुड़ गई। फारिस वहां खड़ा तब तक इसे देखता रहा जब तक वो राजधानी के दूसरे सिरे पे गुम ना हो गई। फिर एकदम चौंका और खफीफ सा होकर सर झटका। वो खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी क्यों लग रही थी? शादी की फूफो थी, इसलिए शायद। वो खुद को मुतमईन करके गैर मुतमईन करता वहां से पलट गया। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फिकार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफे के एक किनारे पे बैठी जुमर दूसरे सिरे पर मौजूद नुदरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है, मैं माइग्रेशन और दूसरी कागजी मामलात में इसकी मदद ही कर देती। बहुत मुश्किल हुई होगी इसे तो। बस इसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वहीं अपने औरंगजेब मामू की नेक्सी में रहता है और वो इसकी माँ के हिस्से में थी ना। आप जिक्र ही कर देती। और तुम तो इधर आओ जरा। मेरा सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाही भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे अगर मैं इसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को खफकी से पुकारा। वो सेब खा रहा था। खाते खाते कंधे उस जरा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पे, आ बेटा सॉरी मैं भूल गया। और हाँ, इसने किसी कजन की शादी का जिक्र भी किया। जुमर ने याद करते हुए नुसरत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पे दांत काटते रुक कर पूछा। फारिस के मामू का बेटा है। तुम लोग नहीं जानते? मैंने भी अरसा पहले देखा था। असल में जुमर फारिस इधर होता जो नहीं था, तो इससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है। खैर अब तो वो आ गया है, तो इसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुदरत बात करते हुए मुसलसल 6 साल सेम के हाथ पकड़ पकड़ कर इसको मेज की चीजें उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शे उठाकर फेंकता चाहता था। इस पर नजर रखो, मैं जरा रोटी उठा लूं। खाना खाकर जाना जुमर। सादी और इसे एक साथ मुखातिब करते हुए उठी तो जुमर ने किलाई पे बंदी घड़ी देखी। ओहो, अम्मी मुंतजिर होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है? मटर कीमा। नुदरत भी मुस्कुराई और सादी भी। अब पड़ गई न फूफो सोच में। सोचने वाली बात ही है नहीं। मुझे जल्दी जाना है, यहाँ खा नहीं सकती मगर पैक तो करवा सकती हूँ। नुदरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वो सादी की तरफ मुतवज्जा हुई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया। मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वो जरा मायूस हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ, मगर मुझे यकीन है तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है रियाजी का सवाल नहीं जो इसकी कोई लॉजिक भी हो, बस है तो है। इसने जरा से कंधे उचकाए। चले सब नाम लिखवाएं, हम पार्टी कर रहे हैं। अंदर से 13 साला हुनैन बोलती हुई आई। इसके माथे पे कटे हुए बाल गिरे थे, नाक में चश्मा था और लबों पे शर्मगी मुस्कुराहट जो से जुमर को देखकर आती थी। जुमर भी इसे देखकर मुस्कुराई। हुनैन ने एक फेरिस्त सामने रखी और हाथ में पेन पकड़े बहुत समझदारी से ऐलान किया, सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे। मैं दही भल्ले लाऊंगी और सेम तुम बर्गर्स लाओगे। तहक्कुम से सेम से कहा। वो जल्दी जल्दी सरद बात में हिलाने लगा। सेम की चीज हमेशा अम्मी लाती थी। और फुफ्फो आप? जुमर को देखकर पूछते इसकी आंखों में वही शर्मगी मुस्कुराहट फिर से झिलमिलाने लगी। मैं लजानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? उन्हें ने जोर से आवाज दी। किचन से आवाज वापस आई। मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। आप सबने सवालिया नजरों से सादी को देखा तो वो गाल खुजाता हुआ बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। उन्हें ने भवें नाराजी से बहीची। फौरन फुप्पो को पुकारा। फुप्पो भाई को कहें कि ये समोसे लाएंगे। इतना कुछ तो है, पहले तुम वो तो खाओ कट्टो। कोई बहाना नहीं। सादी तुम समोसे लाओगे? जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर इसे तंबी की। वो मुंह में कुछ गड़बड़ा कर सर झटक कर रह गया। हुनैन की नाराज तासरात नॉर्मल हुए। इसने बड़े जोश से सादी का नाम लिस्ट में लिख लिया। फिर बारी बारी सबसे साइन करवाए। तभी अम्मी ने पुकारा तो वो पप्पो का बॉक्स लेने किचन में भागी। जुमर ने पानी मांगा तो सादी भी पीछे ही गया। जुमर पर्स से सनग्लासेस निकाले और आहिस्ता से सोफे के नीचे कारपेट पर रख दिए। फिर सीधी होकर बैठ गई। नुसरत डब्बे ले आई तो वो सब इसे छोड़ने दरवाजे तक आए। उन्हें फौरन वापस आकर लाउंज की खिड़की का पर्दा हटाकर देखने लगी। जुमर और सादी कार के पास खड़े थे। जुमर अंदर बैठने लगी, फिर किसी एहसास के तहत बैग खोला, इधर उधर देखा। उन्हें चौकी, फिर फौरन सोफे तक आई, चीजें इधर उधर की, ऊपर नीचे देखा, ग्लासेस नीचे गिरे पड़े थे। ओह पुप्पो, फिर कुछ भूल गई? फातिहाना खुशी से कहती वो ऐनक उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। जुमर वापस आ रही थी। इधर इसने दरवाजा खोला, इधर हुनैन ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ग्लासेस वाला हाथ बढ़ाया।
मैं शायद अपना गला और जमर का सवाल मुकम्मल भी ना हुआ कि हुनैन को देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। इसने ऐनक पकड़ी और हौले से हना का गाल थपथपाया। मेरी जिंदगी में होने के लिए शुक्रिया हना, अब के वो गई तो हुनैन वापस सोफे पे आ बैठी। इसे दोबारा खिड़की में नहीं खड़े होना था क्योंकि जमर भूल सिर्फ एक दफा करती थी, हुनैन उम्मीद सिर्फ एक दफा लगाती थी। इसने मेज से लिस्ट उठाई तो फौरन से मुस्कुराहट उड़न छू हुई। वहां शादी के नाम के आगे लिखा समोसे काट कर बर्तन लिखा था और भाई खुद गायब थे। उन्होंने गुस्से से चिल्लाने के लिए मुंह खोला मगर फिर खुद ही हंस पड़ी और बर्तन को दोबारा समोसे से करके लाउंज के कोने में रखी कंप्यूटर टेबल पे आ गई। इधर इसने कंप्यूटर ऑन किया, इधर सेम साथ वाली कुर्सी पे आ बेटा, वो गेम खेलेगी तो वो देखेगा। यही दस्तूर था, यही मामूल था। डाइनिंग टेबल पे करेले गोश्त के करीब मटर कीमा भी एक छोटे डोंगे में रखा था और फरहाना बेगम इसमें से चम्मच से सालन निकालती कह रही थी, मिर्च नुदरत हमेशा से तेज डालती है, अब अगर तुम्हें देना ही था तो वो सालन देती जिसमें मसाला कम हो। मगर ना जी, सरबराही कुर्सी पे बड़ा जमान बड़े अब्बा रोटी करने वाला तोड़ रहे थे और दाएं हाथ बेटी तुम्हार पानी का घूंट भर रही थी। दोनों ने नहीं सुना। असल में पता होता है ना इसको कि हम दोनों बूढ़ों ने कभी खाना और मिर्चें हमें कितना नुकसान करेंगी। आपकी बार यूसुफ खान ने खफगी से इनको देखा। बूढ़ों की फेहरिस्त आप खुद तक महदूद रखिए बेगम, मैं अभी इसमें शामिल नहीं हुआ हूँ। जुमा ने मुस्कुराते हुए मुंह में मौजूद लुकमा चबाया और फिर इसको मुतवज्जा किया। पता है आजकल मेरी क्लास में कौन आ रहा है, कहकर इसने दूसरा लुकमा मुंह में रखा और लब बंद किए और बहुत नफासत से इसे चबाती रही और वो दोनों इसको देखते रहे। जब निकल चुकी तो बोली, फारिस गाजी, नुदरत भाभी का सौतेला भाई जो इंटेलिजेंस में होता है। फरहाना हैरान हुई, फिर मशकूक, तुम्हारी क्लास में वो क्या कर रहा है? हाँ जमर, इसने मुझे बताया था कि एलएलबी कर रहा है, इससे तो इसको तरक्की के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। ये लड़के भी ना पढ़ाई से भागने के लिए फोर्सेज में जाते हैं और फिर वहां पढ़ते भी हैं और भागते भी हैं। क्या नुदरत ने जिक्र किया था पहले, इनको नजरअंदाज किए फरहाना तेजी से बोली, क्या होता तो मैं तबादले में इसकी मदद ही करवा देती। वो सलाद की प्लेट उठाकर कांटे से कुछ खीरे अपनी प्लेट में निकाल रही थी। अब तुम ज्यादा अच्छी ना बनना कि इसके सौतेले भाई को फेवर देने लग जाओ। जमान ने गिलास से घूंट भरा, गीले लब नेपकिन से थपथपाए और सर उठाकर अम्मी को संजीदगी से देखा। अम्मी, एक चीज अभी से क्लियर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी मुझे इवनिंग क्लासेस देने का एक माकूल मुआवजा देती है और इस मुआवजे को हलाल करने के लिए जरूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ किए गए अपने मुआहदे को पूरा करूं, जिसके तहत मैं हर स्टूडेंट की गैर मशरूत मदद करने की पाबंद हूँ और इसलिए मैं जाती तासुब की बिना पे न किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ और न ही जाती ताल्लुक की बिना पे गैर जरूरी फायदा दे सकती हूँ। फिर चाहे भाभी का भाई हो या सलीम दर्जी का बेटा, जो मेरे पास मसला लेकर आएगा मुझे इसे हल करना होगा। बहुत नरमी और आसान से इसने कहा, मगर आम हालात में शगुफ्ता रहने वाली फरहाना नुदरत के जिक्र पे खफा सी होकर बर्तन उठाने लगी। हाँ हाँ, मैं तो कहकर फंस जाती हूँ। फंस तो आप अच्छा खाना बनाकर भी जाती हैं क्योंकि हम टीचर्स शायद अगले माह वन डिश रखें तो इसमें भी मुझे ऐसा ही करेले गोश्त बनाकर दीजिएगा क्योंकि माओ के हाथ के करेले कभी कड़वे नहीं होते। हाँ तो बुरा खाना बनाया है मैंने कभी? आपकी नाराजगी मसनूई थी। इनके जाते ही यूसुफ साहब फौरन जुमर की तरफ मुड़े। फारिस का हर तरह से ख्याल रखना, कोई भी जरूरत हो तो इसकी मदद जरूर करना। जैसा कि मैंने कहा अभी, बिला जरूरत कोई फायदा दूंगी ना बेवजह कोई नुकसान। वो कंधे उचका कर टूथपिक निकाल रही थी। वैसे आपका जिक्र कर रहा था वो, सरसरी से कहा। बड़े अब्बा चौंके, किचन को देखा, फिर इसको अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में से एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद करना भी होता है। आप ये कहने के लिए तमीज बांध रहे हैं कि आपने कभी इसकी कोई मदद नहीं की? तुमसे किसने कहा? जब आखिरी दफा मैंने चेक किया था तो मेरे ऊपर वही तो उतरती नहीं थी। वो बहुत इत्मीनान से नैपकिन से हाथ साफ कर रही थी। फिर क्या मदद की थी आपने इनकी? तुम तिलमिला कर फिर से किचन को देखा। तुम मेरे घर का माहौल खराब करने पे तुली हो। अगर आपके मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावा हुए तो मैं यही सवाल थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय के साथ दोहरा दूंगी। अब वो हथेली पे चेहरा टेगाए मुस्कुरा कर इनको देख रही थी। इतना भी नहीं किया कुछ खास जितना वो याद रखता है। वो ज्यादा पढ़ नहीं सका था। माँ ने थोड़ा बहुत रुपया पैसा छोड़ा, इससे छोटी उम्र में कारोबार करने की कोशिश की तो सब डूब गया। ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया। इसके मामू काफी अमीर आदमी है मगर इनसे मांगते इसकी आंख आड़े आती थी, इसीलिए मैंने इसकी मदद की थी कर्जा उतारने में। और फिर एजेंसी में नौकरी के लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश की। हालांकि वो मेरिट पे सिलेक्ट हुआ मगर इसको भी मेरे खाते में डाल देता है। अब तो जरा
सारा कर्जा लौटा भी चुका है, फिर भी भूलता नहीं, तो अच्छी बात है ना, जिंदगी बन गई इसकी, इसलिए याद रखता है। वो कोनिया मेज पे टेकाए अब फिर से पानी पी रही थी। बड़े अब्बा नैपकिन हटाकर उठे और कोने में लगे सिंक के ऊपर खड़े हाथ धोने लगे। जमर घूंट घूंट पानी पीती मुस्कुराकर अपने अब्बा को देखती रही, जो वाकई अभी बूढ़ों और माजूरों की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। दरवाजा जोर जोर से बजा, 1 2 3, शादी ने आ रहा हूँ कहते राजदारी पार की। दोबारा दस्तक हुई, बेल भी बजी। ओहो, इसने दरवाजा खोला, सामने फारिस खड़ा था। यार मामू, मैं खोल ही रहा था, आप गड़बड़ाकर वो चुप हुआ। फारिस ने आंख से इशारा किया और पीछे मुड़कर कहा, आइए मामू। शादी के लब खुल गए। मतलब मामू के मामू वो देखे बगैर अंदर भागा। अम्मी किचन में शाम की चाय को दम लगा रही थी। वो इनके सर पर जा पहुंचा। अम्मी, मामू के मामू आए हैं। मतलब ओहो, क्या? पहले तो अम्मी को समझ नहीं आया और जब आया तो जल्दी से बाहर आई। फारिस राहदारी से होता हुआ इनको ला रहा था। ग्रे सूट में मलबूस, बारीक रशीदा सफेद सुरमई मूछों वाले, काफी बारोब मगर हैंडसम आदमी थे। आंखों में एक सख्त तासुर था, गर्दन में सरिया। अम्मी के सलाम का सर के खम से जवाब दिया। तने आईब्रो के साथ क्रूफर से बड़े सोफे पे टांग रख कर बैठे। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। अम्मी अपनी इब्तिदाई बौखलाहट पे काबू पाती कहते हुए सोफे के किचन पर बराबर कर रही थी। शुगर के लाउंज साफ पड़ा था, फिर भी नजर घुमाकर देखा और जब फारिस पे निगाह पड़ी तो नुसरत ने बताया क्यों नहीं वाले अंदाज में इसे घूरा, मगर वो जरा से शाने उछाकर सिंगल सोफे पे जा बैठा। ये मेरा बेटा है सादी। अम्मी सामने खड़ी तारुफ करवाने लगी। सादी ने मुस्कुराकर सलाम किया। उन्होंने बिना मुस्कुराए मगर शायदगी से जवाब दिया। वो कुशन लेकर कारपेट पे आ बैठ गया। लाउंज के कोने में कंप्यूटर टेबल पर बैठी हुनैन मुसलसल कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रही थी। नुसरत ने बजाय मुस्कुराते हुए मगर घूर कर कहा, हना सलाम करो। तो जरा से मुड़ी सलाम किया और वापस। औरंगजेब कारदार ने तो शायद सुना ही नहीं था, पुरतकल्लुफ से बैठे थे। आपको इज्जत बख्शी है वाला अंदाज। राहदारी का दरवाजा फिर बजा, धीमा सा, जैसे किसी ने उंगली की पुष्ट से नोक किया हो। सादी फौरन उठा तो कारदार साहब बोले, मेरा बेटा होगा। कॉल सुनने रुक गया था। सादी राहदारी में आया तो वो इधर खुले दरवाजे में खड़ा था। इसने टाई और वेस्ट भी पहन रखी थी, बस कोट नहीं था। टाई, पिन, कफलिंग, जूते, हर शय अपनी कीमत आप बताती थी और इससे ज्यादा बेशकीमत इसकी मुस्कुराहट थी। मैं हाशिम हूँ, हाशिम कारदार। मेरे डेट गालबन अंदर हैं। वो मुस्कुराते हुए अपनाइया से बोला था। सादी जल्दी से इस तक आया। जी वो अंदर है, मैं सादी यूसुफ हूँ। इसने भी मुस्कुराकर बताया। अंदर आने का रास्ता दिया। हाशिम ने भी इसी मुस्कुराहट के साथ मिला, फिर अपने बाप के साथ सोफे के दूसरे सिरे पर जा बैठा। सादी को महसूस हुआ कि वो हमेशा अपनी गहरी आंखों से अतराफ का जायजा लेते हुए मुस्कुराते रहने का आदी था। जो भी था वो इसे अच्छा लगा था। हाशिम की शादी है अगले हफ्ते, वलीमे का कार्ड मिल गया आपको? इसी संजीदगी से औरंगजेब कारदार ने नुसरत को मुखातिब किया। वो सामने सिंगल सोफे पे टिकी थी, सर हिलाने लगी। जी जी, हम जरूर आएंगे, हालांकि इससे पहले आने का इरादा ना था। हाशिम और मैं ऑफिस से निकले तो फारिस मिल गया। हाथ से जरा सा इशारा किया इसकी तरफ, जो बेनियाज सा दूसरे सिंगल सोफे पे बैठा मोबाइल पे कुछ कर रहा था। तो सोचा इसके रिश्तेदारों को जाती तौर पर मद्दू कर दे। बाकी आपके दूसरे रिश्तेदार नजर बढ़कर हाशिम को देखा। वो सब हाशिम संभाल लेगा। हाशिम ने इस बात में सर को खम दिया। अब औरंगजेब कारदार कलाई पे बंदी घड़ी को देखते हुए खामोश बैठे थे। बहरहाल इनकी मेहरबानी थी कि वो चले आए, वरना मिजाज के तो वो इसी तरह सख्त मिजाज और गुस्सेदार मशहूर थे। नुसरत ने सोचा। खामोशी का वक्फा जरा बड़ा तो हाशिम ने दोस्ताना अंदाज में कारपेट पे कुशन के सहारे बैठे 18 साल शादी को मुखातिब किया। क्या पढ़ रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, मगर अब स्कॉलरशिप का हतमी फैसला नहीं आया। तो कितनी उम्मीद है कि इंजीनियर बन जाओगे? शादी जरा झेम कर हंसा। मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर भी घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसके बारे में माँ बाप को बचपन से ये उम्मीद होती है कि वो सब संभाल सकता है। मुस्कुराकर बाप को देखा और नुसरत की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो जो जरूर किसी काबिल बन जाएगा। तो आपके बच्चों में से ऐसा कौन है? फिर शादी को देखा। क्या वो तुम हो? हम तीनों में से भी एक का सबको पता है कि इसने इंजीनियर जरूर बनना है, बाकियों का कोई पता नहीं। और वो एक मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाशिम ने शायद इस जवाब की तवक्को नहीं की थी, तभी ताज्जुब से आईब्रो सवालिया उठाई तो कंप्यूटर चेयर घूमी। माथे पे कटे बालों वाली लड़की सामने हुई और हाशिम को देखते हुए संजीदगी से बोली, वो मैं हूँ, हुनैन जुल्फिकार खान यूसुफ और खाना और कट्टो बेगम। शादी इतना आहिस्ता बड़बड़ाया कि अपने सिवा किसी को आवाज नहीं आई। हूँ गुड। हाशिम ने मुस्कुराकर इसे देखा।
वो बेनियाजी से वापस घूम गई, हुनैन तो इंजीनियर बन ही जाएगी। ये सारा खाला की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी है क्या? फारिस की कोई और बहन भी है? औरंगजेब कारदार ने चौंक कर फारिस को देखा। वो मोबाइल से नजरें हटाए बगैर हाथ मुसलसल चलाते हुए बोला, नहीं, वो फारिस की बीवी है। असल में सारा मेरी फर्स्ट कजन भी है। तो बच्चे बचपन से खाला बोलते हैं। बाद में इसकी शादी मेरे भाई से हो गई तो इनकी मोमानी भी बन गई, नुजरत ने तफसील से बताया। मगर शादी को इस नामुकम्मल तारुफ पे बेचैनी हुई। वो यूके गई हुई है पीएचडी करने, और वो प्रोसेस डिजाइन में पीएचडी करने वाली पहली खातून है। हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। औरंगजेब फिर से गाड़ी को देखने लगे। सादी को लगा कोई मुतासिर नहीं हुआ। इसने हाशिम से पूछा, आपने कहाँ से पढ़ा? स्टैनफोर्ड से। मैं लॉयर हूँ। सादी के लब ओह में सुकड़े, तो आप वकील हैं? मेरे फुप्पो भी वकील हैं। उन्होंने कहाँ से पढ़ा है? वो इसी नर्म मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। यही पाकिस्तान से। सादी के लहजे में फखर था। नुजरत चाय के लिए उठी तो औरंगजेब मना करने लगे। इनको जाने की उजरत थी, इनका वक्त बेहद कीमती था। मगर नुजरत बजिद इसरार चली ही गई। तो मेरे साथ रऊफ के तरफ आओगे? उन्होंने हाशिम को मुखातिब किया। जी, मगर मैं वहां से जल्दी उठ जाऊंगा। शहरी ने कोई नई मूवी ली थी, हमारा साथ देखने का प्रोग्राम था। औरंगजेब साहब ने हूं में सर खम को दिया। एक दफा फिर घड़ी देखी। इससे पहले कि वो फारिस से कहते वो अपनी बहन को फजूल की खातिरदारी से मना करे, कंप्यूटर चेयर की पहिए घूमे। हुनैन सामने हुई। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप? हाशिम ने बेख्तियारी से देखा। एक नई अमरीकी मूवी आई है। आप नाम बताएं, मैंने देख रखी होगी ही। ये वो मुतज़्ज़ब हुआ। अभी कुछ अर्से पहले रिलीज हुई है, बॉर्न अल्टीमेटम। ओह, बॉर्न सीरीज। उन्होंने मुंह बनाया। इसका सिर्फ पहला पार्ट अच्छा था, मगर ये वाला पार्ट काफी ड्रैग किया गया है। बॉर्न आई आइडेंटिटी वाली कोई बात नहीं है इसमें। आज ने मुस्कुराते हुए तीखी नजरों से इसे देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बॉर्न सीरीज के नॉवेल्स की बात नहीं कर रही? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नॉवेल पढ़कर जाहिर कर रही हूँ कि मैंने मूवी भी देख रखी है? शायद आपको मालूम नहीं है कि बॉन्ड सीरीज नॉवेल्स सिर्फ लूजली बेस्ड है। और जब आप ये नया पार्ट देखें और अक्सर जगहों पे कैमरा बुरी तरह हिलता हुआ महसूस हुआ और लगे जैसे कैमरामैन को रेशा लहाक है, तो जान लीजिएगा कि आपसे पहले ये फिल्म देखने वाली हुनैन यूसुफ सच कह रही है। और इसमें को फिल्म को मजीद डिस्कस करती, लेकिन मुझे इस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद नहीं। तो बात खत्म। हाशिम ने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर औरंगजेब कारदार आंखें चौंधियाए कर इसको देखने लगे थे। तो तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद हैं? वो अभी पुरतकल्लुफ और सख्त आवाज में पूछ रहे थे, मगर तवज्जो पूरी इसकी तरफ थी। सादी ने गहरी सांस लेकर सर झटका, जैसे कट्टों को सुनने की ताब इसमें नहीं थी। हुनैन ने लापरवाही से शाने उचकाए। फिल्म का अच्छा होने के लिए किसी खास तरह का होना जरूरी नहीं होता। प्लॉट और किरदारों का अच्छा होना चाहिए, और किसी भी कहानी के अच्छा होने का मतलब हकीकत से करीब होना नहीं, कन्विंसिंग होना है। मुझे ऐसी अमरीकी फिल्में नहीं पसंद जिनमें हीरो मार खा खा कर भी नहीं मरता। मगर डाई हार्ड मुझे बहुत पसंद है। मुझे हॉरर फिल्में भी सख्त नापसंद है, मगर मगर दी रिंग बहुत अच्छी है। जादुई फैंटेसी तो मुझे जहर लगती है, मगर हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की क्या बात है। साइंस भी बहुत बोर करती है मुझे, मगर आई रोबोट में बार बार देख सकती हूँ। साइको थ्रिल से तो मुझे चिढ़ है, मगर साइलेंस ऑफ द लैम्ब मेरी फेवरेट है। पीरियड फिल्में भी मैं बाज औकात बहुत मसनूई हो जाती हैं, मगर ग्लैडिएटर, पेट्रियाट और ब्रियो हार्ट में मेरी जान है। वो तब खामोश हुई जब चाय आई, और औरंगजेब साहब ने कप पकड़ कर भी लिया और घूंट भी भर लिया। देख, अभी तक वो इसी को रहे थे। तो फिर तुम्हें आखिर किस तरह की अंग्रेजी फिल्में पसंद है? किसने कहा मुझे अंग्रेजी फिल्में पसंद है? हॉलीवुड की हर फिल्म अब एक जैसी लगने लगी है। मैं तो ईरानी, कोरियन, चाइनीज, ताइवानी और हिस्पानवी फिल्में देखती हूँ ज्यादा शौक से। और हिस्पानवी भी वो जो स्पेन की नहीं बल्कि कोलंबिया की हिस्पानवी फिल्में। और हिस्पानवी फिल्में भी वो जो स्पेन की नहीं बल्कि कोलंबिया की हिस्पानवी जबान में बनी फिल्में हो। हाशिम ने बाप को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, और एक लायक स्टूडेंट को फिल्में देखने का फारिग वक्त कैसे मिल जाता है? किसने कहा कि मैं अपना फारिग वक्त सिर्फ मूवीज पे लगाती हूँ? मुझे तो कंप्यूटर गेम्स ज्यादा पसंद है। मैंने अब तक कॉल ऑफ ड्यूटी में पता है कितने उन्हें। अगर तुम अभी के अभी खामोश होकर हमें शुक्रिया का मौका दो तो मैं वादा करता हूँ कल तुम्हारे लिए 6 अदद सीख कबाब लाऊंगा। साथी ने बस हाथ नहीं जोड़ते, लहजा वरना ऐसा ही था। उन्हें ने संजीदगी से जरा मुड़कर इसे देखा। 6 नहीं 12, और साथ में मायोनीज वाली सॉस भी। और वापस घूम गई। हाँ हाँ ठीक है, साजिद झल्लाकर गोया जान छुड़ाई। औरंगजेब साहब आधी चाय पी चुके थे।
बॉक्स ऑफिस खत्म हुआ तो बाकी की चाहे उम्मीद भी तम तोड़ गई थी। वोट गए, फंक्शन में आना और इस बच्ची को भी साथ लाना। दरवाजे तक जाते उन्होंने नुजरत से बस इतना कहा, शादी और वो घर तक छोड़ने बाहर गए थे। फारिस वहीं बैठा था, जब तक तुम्हारा स्कॉलरशिप फाइनल नहीं होता तो मेरे घर आ जाया करो, मेरी स्टडी तुम्हारे जरूर मुतासिर होगी और तुम वहां बैठ कर कुछ भी पढ़ सकोगे। हाशिम ने कार के साथ खड़े सादी को जब ये बात कही तो इसने इसे अजराय मुरव्वत की जाने वाली पेशकश समझा। आखिरी खुदा हाफिज से पहले जब हाशिम ने दोहराया तो सादी ने भी मुस्कुराकर आने का वादा कर लिया। गोगे से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कारदार के घर जाएगा, इसे गलत लगता था। जमाल फोन कान से लगाए लाउंज में बेचैनी से टहल रही थी। इसकी आंखों में शदीद इज़्तिराब था। दूसरी जानिब घंटी बज रही थी। दफ्तर वो रुकी। जी मैं जुमर बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैंने तलबा की फहरिस्त मालूम करने के लिए कॉल की थी जो स्कॉलरशिप के लिए नामजद हुए हैं। एक घुंघराली लट उंगली पे लपेटते बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में कह रही थी, आप मुझे वो 5 नाम पढ़कर सुना सकते हैं? जी हूँ। वो लब आपस में पेबस किए फैलती हुई सुनती गई। चेहरे पर तनाव बढ़ गया। 1 2 5, क्या यही तमाम 5 नाम है? आर यू श्योर? आहिस्ता आहिस्ता आंखों में उम्मीद की जोत बुझती गई। ओके, मगर क्या आप काउंटर चेक कर सकते हैं? इस फहरिस्त में वाकई किसी शादी यूसुफ का नाम नहीं है? एक आखिरी उम्मीद जिस पे सबकी दुनिया कायम है। मगर जवाब सुनकर सारी दुनिया डूबती गई। ओके, इसे अपनी आवाज मध्यम से सुनाई दी। आहिस्ता से फोन रखा और सोफे पे बैठ गई। कमरे से फरहाना के दरवाजा खोलने की आवाज आई। लिहाज का बंडल बनाकर उठाए वो शोरूम की तरफ जा रही थी। इसे जर्द शक्ल सा बेटे देख कर बोली, क्या हुआ? वो चौकी पे फीका सा मुस्कुराई, कुछ नहीं हुआ। और यही तो सदमा था कि कुछ नहीं हुआ। आज कंप्यूटर चेयर खाली थी क्योंकि हुनैन सोफे पे बैठी थी। गोद में प्लेट थी और वो अभी तक खा रही थी। इनकी वन डिश पार्टी हो चुकी थी। समर बड़े सोफे पे बैठी टिश्यू से नफासत से थपथपा रही थी। सादी अम्मी के साथ बर्तन उठवा रहा था। सैम बाकी मांदा पेप्सी पी रहा था। हाँ मैंने बताया किया है। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए जमर ने सादी के सवाल का जवाब दिया और फिर इसकी तरफ देखकर सुकून से बोली, नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ, शायद 2-3 मजीद दिन लगेंगे। ओह, सादी का जोश, उम्मीद, खौफ सब ठंडा हो गया। वो आखिरी प्लेट नुदरत के हाथ में पकड़ी ट्रे में जमर रख कर जमर के साथ सोफे पर बैठा। घुटनों पे कोनिया रखे आगे को झुक कर बैठे वो मायूस लग रहे थे। सादी, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाज दफा लोग मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं बांटते बल्कि नाइंसाफी कर जाते हैं। इसके बावजूद तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसने सादी के कंधे को थपका। वो हूँ कहकर मुस्कुरा दिया मगर वो बददिल ज्यादा था। तभी जब घंटी बजी तो इसने कहा, सैम मोटे आलू, जाओ जाकर दरवाजा खोलो, कभी कोई काम भी कर लिया करो। सैम ने फौरन तामील की। जब वो वापस आया तो इसके पीछे फारिस था। चौकेट पे वो जरा देर को झुका। समर भी इसे देखकर जरा सा ज्यादा सीधी हुई। सॉरी, मैं गलत वक्त पे आ गया। वो जो चीजें कही थी आपा से वही लेने आया था। वो बिल्कुल भी नाज़िम नहीं नजर आ रहा था। इट्स ओके मामू, आए, हम बस पार्टी खत्म कर चुके थे। शादी उठ खड़ा हुआ हूँ, मैं बस निकलने वाली थी। और आप ठीक हैं? जमर अपनी चीजें समेटते हुए इसे देखकर जरा सा तकल्लुफ़न मुस्कुराई। फारिस ने कदर ताज्जुब से इसे देखा और मैं इसकी हालत को, पार्टी वाकई खत्म हो चुकी थी। सुबह आपा ने तो कहा था कि जमर और बच्चों ने शाम को पार्टी करनी है। मैं लेट हो गया या इनके 6 जल्दी बज गए? इसने सोचा, फिर सर झटका। ऐसे क्या? वो तो अपनी चीजें उठाने आया था। हाँ ठीक है, इसे कल सुबह लेनी थी वो चीजें, लेकिन अगर जल्दी आ गया तो क्या हुआ? हाँ, या एम आई फाइन? इसने कंधे उचकाए फिर किचन की तरफ रुख करके आवाज दी, आपा मेरा बैग दे दें तो मैं जाऊं? ओह, तुम अभी आ गए, मैं समझी कल आओगे। नुजरत हाथ साफ करती हैरत से इधर आई। अच्छा बेटो, मैं लाती हूँ। जमन ने अपनी चीजें समेट ली। सिर्फ कार की चाबियां हाथ में पकड़ रखी थी। अब इसे उठना था मगर हुनैन सामने बेटी बहुत ही दिल जमाई से पंजर से बोटी अलग करती खा रही थी। जमा ने इसे देखा तो वो इधर ही देख रही थी। घर का सबसे पुरस्मात बच्चा पप्पो के देखने पे शर्मा जाता था। मुस्कुराकर खाने लगी। जमर भी मुस्कुरा दी और फारिस को देखा जो अभी तक खड़ा था। सादी ने सिंगल सोफे की तरफ इशारा किया, बैठ जाएं, ये काटता नहीं है। मगर वो नजरअंदाज करके आपा की तरफ बढ़ गया जो अंदर से इसका बैग ला रही थी। क्या बस यही भिजवाया है सलीम अंकल ने? इसने बैग को हाथ में लेकर टटोला जैसे वजन चेक किया हो। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।